हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो पूरा अटेंशन के साथ, पूरा ध्यान लगा करके देखो इसे। ये है इम्यूनिटी। ये नेचर का वो वरदान है जो हमें बीमारियों से बचाता है। अगर ये नहीं होता हमारे अंदर या किसी भी जानदार के अंदर, ये नहीं होता तो बीमारियां हमेशा घिरे रहती हैं और 2-4 दिन जीना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा बीमारियां, इतनी ज़्यादा जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं। लेकिन यह सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। आज हम इसे डिटेल से देखते हैं। देखो, हम जहां हैं, चाहे जहां भी हो तुम्हारे आसपास चारों तरफ बीमारियों के जरासीम लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों की तादाद में बैक्टीरियाज यहाँ घूम रहे हैं, वायरसेस यहाँ घूम रहे हैं, प्रोटोजोआस, फंगस सब यहाँ आसपास टहल रहे हैं और ये सब हम पर अटैक कर रहे हैं। हर मिनट हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तुम सोच के देखो कि तुम बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, वहां 4 लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक आदमी को सर्दी है, इन्फ्लुएंजा, कुछ भी, कोई बीमारी है, मान लो सर्दी ही है, तो उसे छींक आती है और जैसे ही वो छींकता है तो सर्दी के वायरस निकलकर पूरे ट्रेन के कंपार्टमेंट में सेकंड्स के अंदर फैल जाते हैं। होगा ना? तुम्हें तो पता नहीं है क्योंकि वायरस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम तो अपना सांस ले रहे हो, तो वो तुम्हारे बॉडी के अंदर चलेगा। जाहिर है इस हालत में क्या होगा, उसके अंदर वायरस गया तो उसको सर्दी हुई, तो तुम्हारे अंदर जब वायरस गया तुमको भी सर्दी हो जानी चाहिए। ट्रेन में जितने लोग बैठे सबको सर्दी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद कभी कभार उसमें से कोई एक आदमी बीमार पड़ जाता है, वरना सबको नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डिफेंस का सिस्टम है। वो जो वायरस अंदर गया, उस वायरस से मुकाबले का एक सिस्टम है जो उस वायरस से मुकाबला करता है और उसके बाद बात खत्म। ठीक है? तो ये एक इम्यूनिटी जो हमारे अंदर है, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो बाहर की दुनिया में है हमारे चारों तरफ, उससे हमें बचाता है। ठीक है? अब ये कभी कभी ये हमारे सांस के साथ जाता है, कभी कभी ये हमारे जख्मों से, वुंड्स, हमारे जख्म, हाथ पांव कहीं भी कटा हुआ है, फटा हुआ है, वहां से जरासीम चला जाएगा अंदर। और कभी कभी हमारे फूड और ड्रिंक से, हमारे खाने पीने की, इससे तो रोजाना ही ऐसा होता है। हम लोग जो पानी पी रहे हैं, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, उसमें हो ही सकता है। तो ये किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके उसके हैं जाने के, किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं ये वायरसेस एंड बैक्टीरियाज और जो भी बीमारी फैलाने वाले जो भी कीटाणु, जो भी जीवाणु हैं। ठीक है? तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम हो। अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग रोज बीमार पड़ेंगे। और हमारे बॉडी में कुदरत ने जो हमें एक डिफेंस सिस्टम देकर भेजा है, मुकाबले का एक सिस्टम हमारे अंदर दे के भेजा है, उसी का नाम है इम्यून सिस्टम। ठीक है? और हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो खूबी है उससे मुकाबला करने की, उस खूबी का नाम है इम्यूनिटी। ये दोनों वर्ड में फर्क समझ में आया? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बीमारी से मुकाबला करने का जो सिस्टम कुदरत ने दिया है, वो इम्यून सिस्टम है। अब उस इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे अंदर जो मुकाबले की ताकत पैदा होती है, मुकाबले की खूबी पैदा होती है, वो कहलाएगी इम्यूनिटी।
तो हमारे अंदर इम्यूनिटी है, इसलिए हम बीमारियों से बचते हैं। जिस दिन वो इम्यूनिटी फेल होती है उस दिन बीमारी हो जाती है। बीमार तो हम पड़ते ही हैं कभी ना कभी। वो कब होती? जब डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। सीधी सी बात। अगर तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है कुछ नहीं होगा तुम्हें। जिस दिन वो इम्यूनिटी फेल हो जाएगा उस दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां डेफिनेशन थोड़ा सा वो देख लो कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम क्या है? द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी दैट विद द हेल्प ऑफ विच लिविंग बीइंग्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ठीक है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। हमारे बॉडी का वो सिस्टम जिसके जरिया हमारे कोई भी जानदार जर्म्स का मुकाबला करता है ताकि वो जर्म उसके बॉडी के अंदर इंटर ना करे और उसे बाहर निकाल दे, उसे मार डाले, उसे खत्म कर दे। वो सिस्टम कहलाता है इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारे बॉडी की जो एबिलिटी, ये जो खूबी हमारे अंदर है कि हम इम्यून से ये जरासीम का मुकाबला कर सकते हैं, जर्म्स का मुकाबला कर सकते हैं, ये कहलाता है इम्यूनिटी। अच्छा, अब देखो एक बहुत, ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये जो पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक का सबसे मेन जो पहलू है, मेन बात है, ये है अगर इसे समझ गए तो आगे बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसे समझने की कोशिश करो। देखो, हम इसे दूसरे तरीके से समझते हैं कि हमारा देश है, ठीक है, हमारा देश, हमारे देश का एक बॉर्डर है ना। बॉर्डर के दूसरी तरफ जो कंट्री है वो हमारा दुश्मन कंट्री है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, दुश्मन कंट्री है, ठीक है। और इधर हम लोग हैं। अगर कोई दुश्मन का आदमी, आतंकवादी या दुश्मन की फौज के लोग अगर बॉर्डर क्रॉस करके हमारे मुल्क में घुस आते हैं तो क्या होगा? जाहिर है, कई बार हो चुका है हमारे यहां, है ना। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बड़ी डेंजर चीज है। तो हमें पूरा सतर्क रह करके, पूरा होशियार रह करके उस बॉर्डर लाइन की हिफाजत करनी पड़ती है। हमारे जवान दिन रात चौकसी के साथ वहां पहरा देते हैं ताकि कोई घुसपैठिया दाखिल ना हो, अंदर ना आ सके, ठीक है। अच्छा, अब लड़ाई का मान लो कुछ वैसा सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारी फौज है, वो फौज पूरा हुजूम की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में दौड़ पड़ी होए होए करके, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई बहुत सलीके से की जाती है, बहुत ढंग से की जाती है। लड़ाई में लाइंस ऑफ डिफेंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन ऑफ डिफेंस, आगे में फौजियों का एक लाइन सबसे पहले है। सबसे पहले वो दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ये जो सबसे पहली लाइन है, मान लो इधर दुश्मन है, सबसे पहले ये मुकाबला करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि यही काफी होते हैं और दुश्मन का सफाया कर देते हैं, ठीक है, दुश्मन को रोक लेते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देखो यहां पर ये क्या है? हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली लाइन डिफेंस की, जो यहां से ये मुकाबला कर रहे हैं और भी माने दुश्मन को रोक लेते हैं। अब
बाई चांस ऐसा होता है कि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है, वो इनको शिकस्त दे देता है पहले लाइन में और वो अंदर घुस आता है, ये रोक नहीं पाते। तो अब क्या होगा? अब ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है हमारे पास, ठीक है, जो उससे भी ज्यादा ताकतवर एक लाइन वहां मौजूद है, जो अब अगर पहली लाइन को पार करके कोई आ गया तो दूसरी लाइन अब ये मुकाबला करेगी। और बाई चांस ऐसा हुआ कि ये भी नहीं संभाल पाए और दुश्मन और अंदर आ गया, तो इस सूरत में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है यहां पर, ठीक है। ये तीसरी लाइन है डिफेंस की, जो दुश्मन को रोकेगी। तो तरतीब से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर वो फेल हो गया तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और वो भी फेल हो गया तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम पूरी ताकत लगा देंगे, किसी भी तरह रोकना है इसको, ठीक है। तो ये तरीका होता है लड़ाई का। तो ये जो मैंने बताया ये लड़ाई का तरीका है, लेकिन एक लड़ाई हमारे बॉडी में चलती रहती है, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारे बॉडी में भी दुश्मन से बचने का। अब यहां दुश्मन कौन है? यहां आतंकवादी या दुश्मन कौन है? वो जर्म्स, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआ है, फंगस हैं, कोई भी जो बीमारी पैदा करते हैं, वो जो हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं, उनको रोकने के लिए पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी में बनाया गया है, वहीं रोक दिया जाता है, नहीं आने दिया जाता है। अगर वो बहुत ताकतवर हुए, बहुत चालाक हुए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को शिकस्त दे करके किसी तरह बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो अब बॉडी में मौजूद है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और जब वो भी फेल हो जाएगा तो फिर यहाँ तीसरा डिफेंस का तीसरा सिस्टम मौजूद है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, ये दोनों एक ही तरह का है, यानी ये लड़ाई का जो सिचुएशन है वही हमारे बॉडी में डिफेंस का सिस्टम है, इम्यूनिटी का जो मामला है, ठीक है। अब ये अगर दोनों क्लियर हो गया तुम्हारे दिमाग में, तो आगे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कोई भी जरासीम कोई भी जर्म जब हमारे बॉडी में दाखिल होगा तो हम पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से उसका मुकाबला करेंगे, उसको आने ही नहीं देंगे, ढुकने ही नहीं देंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे। और अगर वो अंदर आ गया तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है, उसको भी अगर किसी तरह उसने चकमा दे दिया तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो है ही है। अगर किसी ना किसी तरह अगर किस्मत खराब है, वो तीनों ही डिफेंस फेल हो जाते हैं, तो तुम्हें बीमार पड़ना है, कोई नहीं बचा सकता, फिर तो डॉक्टर ही बचाएगा, दवाएं खानी होंगी। तो ये हो गया सिस्टम इम्यूनिटी का। तो हम देखते हैं हमारे बॉडी में क्या सिस्टम है। अच्छा, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी में क्या है, ये सब है। देखो, स्किन है, स्किन हमारा जो चमड़ा, हमारा जिल्द, स्किन। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसी झिल्ली होती है अंदर में जहां से म्यूकस निकलता रहता है। उसके बाद माउथ, मुंह, नाक, आंख, विंड पाइप, सांस की नली, गैस्ट्रिक एसिड, पेट के अंदर जो एसिड है वो, और यूरिन। ये सारी चीजें अब देखोगे ये कैसे डिफेंस करती हैं। देखो, स्किन, ठीक है, हमारा जो स्किन है, ये स्किन ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है, बहुत मजबूत, बहुत बेहतर ये डिफेंस का ये बैरियर है, रुकावट डालता है ये, क्योंकि इसके अंदर जरासीम जाएगा कैसे, इसको पार नहीं कर सकेगा, स्किन को पार नहीं कर सकेगा जब तक ये कटा हुआ ना हो, जब तक इस पर कोई जख्म नहीं हो, ठीक है। स्किन पर कोई वोंड है, कोई जख्म है, तो वहां से चला जाएगा। अगर ये कट गया चला जाएगा, अगर पांव में कांटा चुभ गया अब उस जगह से चला जाएगा,
ठीक, जब तक कटेगा फटेगा नहीं, ये स्किन जब तक इंटैक्ट है, कोई जरासीम नहीं जा सकेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी चीजें हैं जो हमारे बॉडी से हमेशा स्वेट निकलता है। स्वेट यानी पसीना। देखो, बॉडी से पसीना निकल रहा है। ये जो पसीना निकलता है, जो स्वेट ग्लैंड होता है, वहां से पसीना निकलता है। और एक और गिल्टी होती है, इसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड, वहां से ऑयल निकलता है। देखोगे स्किन पर हमेशा तेल तेल की तरह होता है ना, ऑयली। तो ये गिल्टियां होती हैं सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड से निकलती है ऑयल। तो ये स्वेट यानी पसीना और ये तेल, ये दोनों क्या है? एंटीसेप्टिक हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब ये दोनों जर्म्स को मारने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, ये पसीना भी कुछ ताकत रखता है और ये ऑयल भी। तो ये जर्म्स को मारने का इनके अंदर ये है। और जर्म्स सिर्फ और सिर्फ कब जाएगा बॉडी के अंदर, जब स्किन के अंदर कब जाएगा? जब ये कट जाएगा, जब ये छिल जाएगा और जब ये जल जाएगा। स्किन जब भी कट जाएगा, छिल जाएगा या जल जाएगा, उस सूरत में ही जरासीम जर्म अंदर जा सकेगा, वरना ऐसे नहीं जा सकेगा। ये मुकाबला कर लेते हैं स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। और भी देखो, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है? देखो, हमारे मुंह के अंदर और हमारे नाक के अंदर। ठीक है, नाक की जो अंदरूनी परत है, अंदर में जो अंदर की तरफ जो चेंबर है, उसमें अंदरूनी जो परत है, और मुंह के अंदर जो परत है, इसमें जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, वहां से म्यूकस निकलता रहता है। स्पेशल टाइप का एक लिक्विड है जो वहां से निकलता है। देखो, हमेशा भीगा भीगा रहता है ना, मुंह हमेशा भीगा हुआ रहेगा, नाक के अंदर हमेशा भीगा हुआ रहेगा। ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। और यहाँ से जर्म जब अंदर जाता है तो ये उसको मार डालता है, म्यूकस उसको मार डालता है, रोक लेता है। ठीक है, तो ये एक डिफेंस है। और देखो, मुंह में जो सलाइवा होता है, ये जो थूक है मुंह के अंदर, ये बड़ी काम की चीज है। सलाइवा में लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। उसके बाद हमारे नाक में जो म्यूकस होता है ये, और आंखों से, ये देखो आंखों से निकलता है टीयर्स। आंखों में ऐसा पानी पानी होता है ना, आंखें हमेशा भीगी हुई रहती हैं। तो आंखों में हमेशा यहाँ पर टीयर ग्लैंड से ऊपर में, यहाँ से आंसू बनता है यहाँ पर, और आंख के ऊपर ऐसे ऐसे बहता रहता है। तो आंखों में कोई भी जरासीम, कोई भी जर्म जब आंख के अंदर आता है तो ये आंसू, ये टीयर उसको मार डालता है। नाक में कोई भी दाखिल होता है तो नाक के अंदर जो म्यूकस है, नाक में पानी की तरह चिपचिपा है ना, वो बड़े काम की चीज है, वो जरासीम को मार डालता है। और मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो भी वही करता है। तो ये देखो, जाने का कोई रास्ता ही नहीं, स्किन से जा नहीं सकेगा, आंख से जा नहीं सकेगा, नाक से जा नहीं सकेगा, मुंह से जा नहीं सकेगा। अच्छा, उसके बाद विंड पाइप। चलो किसी तरह मान लो हवा के साथ चला गया। ठीक है, हवा के साथ हम जो सांस ले रहे हैं उसके साथ चला गया कोई जर्म अंदर। जब यह हमारे विंड पाइप में गया, विंड पाइप यानी ये सांस की नली, जब यह हमारे सांस की नली में गया, विंड पाइप में गया, तो वहां पर जैसे ही जाएगा तो हमारे सिस्टम को पता चल जाता है कि ये कोई आतंकवादी यहां पहुंचा है। अब उसको बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें खांसी आएगी। ठीक है, खांसी आएगी और उसे निकालने की कोशिश की जाएगी हवा के जोर से। हवा धक्का, खांसी में क्या होता है?
हम जब खांसते हैं तो क्या होता है, हवा काफ़ी तेज़ी से निकलती है और हवा के ज़रिए उसको निकालने की कोशिश की जाती है। और छींक आएगी अगर हमारे नाक के सिस्ट ऊपर वाले सिस्ट हिस्से में है तो हमें छींक आएगी और छींक के साथ ही वो जरासीम को निकालने की कोशिश की जाती है। अच्छा, उसके बाद मान लो किसी तरह वो हमारे फूड पाइप में पहुंच गया खाने के साथ, उसको तो ऐसे नहीं रोका जा सकता है, हम कुछ खा रहे हैं उसके साथ चला गया, तो हमारे इसोफेगस से होकर के पहुंचा हमारे स्टोमक में। जब ये हमारे स्टोमक में पहुंचा है, देखो तो स्टोमक में क्या है, ये स्टोमक के अंदर एसिड है। तो एक मिनट, स्टोमक के अंदर जो है एसिड है। एसिड जो है कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और HCl समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड है। तो फूड जब स्टोमक में पहुंचा और वहां पर एसिड भी है, तो उस एसिड में सारे बैक्टीरिया वायरस जो भी है मर जाते हैं, सबको मार डालता है। तो ये भी एक डिफेंस का बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, उसी तरह हमारा किडनी से होकर के जो यूरिन बन रहा है, जो पेशाब बन रहा है, उसमें क्या होता है कि यूरिन में भी एसिड्स होते हैं। ठीक है, यूरिन भी एसिडिक होता है, उसमें भी एसिड्स होते हैं। तो ये जो है इस इलाके में, इस हिस्से में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, इस हिस्से में कहीं भी इंफेक्शन होगा। ठीक है, इस तरफ से कोई चीज अगर दाखिल हो रहा है, कोई जरासीम दाखिल हो रहा है, तो ये अगर कहीं यहाँ इन्फेक्शन होगा तो यूरिन उसको मार डालेगा, पेशाब में जो एसिड है वो उसको मार डालेगा। ओके, तो यूरिन भी एक डिफेंस का सिस्टम है, गैस्ट्रिक एसिड भी एक डिफेंस का सिस्टम है, और विंड पाइप में भी। तो ये सारे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था कि आने ही मत दो, रोक दो उसको किसी तरह। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि वो जो जर्म है वो किसी भी तरह आ गया अंदर। ठीक है, अब वो अंदर आ गया है, पहली लाइन ऑफ डिफेंस को किसी तरह चकमा दे करके वो अंदर आ चुका है बॉडी के अंदर। तो अब हमारा दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस जो है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो अपना काम शुरू करेगा उसको मारने के लिए। क्या क्या होगा देखो, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम। देखो कि बॉडी के अंदर जब आ गया, अब ये अंदर आ गया, अब उस जर्म को हम कहेंगे, जो अंदर आया है बाहर से जरासीम, जो जर्म जो आया है, अब हम उसको कहेंगे एंटीजेन। ये नाम याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है। एंटीजन क्या है, कोई भी बाहर का, जैसे जो आतंकवादी समझ लो, ठीक है, बाहर से कुछ भी आया है, बाहर से कोई वायरस आया है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है, बाहर से कोई प्रोटोजोआ आया है, कोई भी इस तरह की कोई चीज अगर किसी भी तरह जिस्म के अंदर आ गई, ठीक है, अब उसको अंदर आने के बाद अब उसका नाम हो जाएगा, क्या कहेंगे, एंटीजन। एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया, तो उसको रोकने के लिए, जैसे देश में, अभी हम देश की मिसाल दे रहे थे कि देश में जो बाहर से कोई हमला करता है, तो हमारे बॉर्डर पर जो बाहर से कोई हमला कर रहा है, तो उससे मुकाबला करने के लिए एक खास फौज है हमारे पास, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, BSF। ठीक है, BSF के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इससे हिफाजत करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ये BSF के जवान कौन है,
WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स ये उससे, वो जो आया है बाहर से, उससे ये लड़ाई करते हैं। खून तुम लोग पढ़े हो ना, ब्लड के बारे में पढ़े हो। ब्लड में प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का तो काम दूसरा है, आरबीसी काम है वो ऑक्सीजन लाना ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो काम है उसका। WBC का काम यही है, लड़ाई करना। ठीक है, जो भी बाहर से कोई आ जाए उसके साथ लड़ाई करना। तो देखो एक तरीका देखो, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, ये सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर तुम्हें भी होता है ये तुम्हें भी बुखार होता है और इस तरह की चीजें होती है, इन्फ्लेमेशन होता है तुम्हें। ये होता क्या है देखो, जब व्हेन जर्म एंटर्स द बॉडी, जब जर्म किसी तरह आ जाता है, जैसे ड्यू टू एन इंजरी, ऐसी तो नहीं आ जाएगा, स्किन को पार करके नहीं आएगा, या तो खाने पीने की चीज के साथ आएगा या कोई इंजरी के साथ आएगा, जख्म हो जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो अब WBC क्या करता है, WBC सेल्स जो है वो रिलीज सर्टेन केमिकल्स, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो कुछ केमिकल बनाते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं ब्लड में। और असल में ये केमिकल क्या होते हैं, एक्ट एज अलार्म, ये खतरे की घंटी समझ लो। सबको मसला उस केमिकल को महसूस करके सबको समझ में आ जाता है कि बाहर से कोई हमला हुआ है। और नतीजे में ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होना का मतलब फैल जाती है। ब्लड वेसल्स, वैसे खून की नलियां थोड़ी चौड़ी हो जाती है, थोड़ी फैल जाती है। ठीक है, और कैपिलरी जो है वो भी ज्यादा पोरस हो जाएंगी, यानी ज्यादा सुरागदार, उसमें से छन के कुछ निकल सके ऐसा हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ये हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उस जगह पहुंच जाता है। और वो जगह, वो प्लेस बिकम्स रेड। क्या क्या हुआ, जैसे ही मान लो कहीं कट गया, अब यहां से इन्फेक्शन हुआ, यहां से वो दाखिल हुआ। अब WBC खतरे की घंटी बजाएगा, एक केमिकल रिलीज करेगा, और वो केमिकल से सबको पता चल जाएगा कि कोई यहां से घुसा है। तो फौरन यहां की जो खून की नलियां हैं वो फैल जाएंगी, थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड उस जगह में आ सके, उस जगह में ज्यादा ब्लड आ सके। और उस जगह में जब ज्यादा ब्लड भर जाएगा तो वो जगह कैसी हो जाएगी, वो जगह रेड हो जाएगी। होता है ना, कहीं को तो देखो लाल हो जाएगा एकदम, कहीं चोट लग गया, कुछ हो गया, ऐसे देखो वहां लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। और वो जगह स्वॉलेन यानी फूल जाती है, वहां पर फूल जाता है। आप समझ आया, अक्सर ऐसा होता है ना, कहीं कुछ हुआ तो वहां देखो फूल जाएगा, वहां लाल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां जरासीम को मारने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्लड को भेजा जा रहा है। ठीक है, और उस जगह फील शार्प बर्निंग एंड पेन, उस जगह तुम्हें जलन का एहसास होगा, दर्द होगा, ये सब कुछ होगा। ये सब कुछ डिफेंस का ही एक हिस्सा है, दर्द का होना, जलन का होना, और उस जगह पर फूल जाना और लाल हो जाना। कभी कभी जो है ये केमिकल्स उस जर्म को मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं कि गर्मी से मर जाए। और इसी को हम क्या कहते हैं,
फीवर, बुखार। हम बोलते हैं हमको बुखार हो गया। बुखार क्यों हो गया? बुखार असल में तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया ताकि उस गर्मी से जरासीम मर जाए। ये डिफेंस है। बुखार बुरी चीज नहीं है, बुखार अच्छी चीज है। वो तुम्हारे जिस्म के डिफेंस के लिए वो ऐसा किया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? अच्छा, उसके बाद अब एक और काम होता है। एक तो WBC वो किया और बुखार फूल गया, ये हुआ, बुखार हुआ, ये सब हुआ। और अब क्या होगा? एक और काम होगा साथ साथ, वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? देखो, हमारे खून में जो WBC है, तुम लोग पढ़े होगे WBC, जब पढ़ रहे होगे तो WBC बहुत तरह के होते हैं, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सब होता है ना। तो जो एक मोनोसाइट होता है, सब WBC के टाइप्स हैं, WBC के किस्में हैं। तो उनमें से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। और ये क्या करते हैं? ये जर्म्स का पीछा करते हैं, ये बिल्कुल पुलिस वाले की तरह। ठीक है, उसका पीछा करते हैं। और पीछा करने के बाद देखो, ये एक न्यूट्रोफिल है, ये जा रहा है, और ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये जाता है और बैक्टीरिया के करीब पहुंचता है पीछा करते करते, और अपने बैक्टीरिया के चारों तरफ अपना, ये देखो, ये जो पैदा किया अपना, ये चूंकि ये एमीबा के शक्ल के होते हैं, WBC एमीबॉइड शक्ल के होते हैं, एमीबा की शक्ल का। और एमीबा तुम लोग पढ़े होंगे कि एमीबा में जिधर तिधर सीडोपोडिया निकल जाता है, मैंने उस सेल का कोई हिस्सा ऐसे निकल गया, एक पैर की तरह बन जाता है। तो ये भी यहाँ पर देखो, एक यहाँ सीडोपोडिया निकल गया, एक इधर सीडोपोडिया निकल गया, और ये इस तरह से बैक्टीरिया को घेर लिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा देखो, और अब ये अच्छी तरह घेर लिया उसको। उसके बाद क्या हुआ देखो, पूरा उसको अंदर गिरफ्तार कर लिया। समझ में आ रहा है? उसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके अपने अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद उसको अपने एंजाइम्स के जरिए गला दिया, खत्म कर दिया, मार दिया उसको। तो देखो किस तरह से शिकार करके बाकायदा उसको मार देता है। ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये जो मैंने खा लेता है, समझ लो, पीछा करके खा लेता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करके, इनगल्फ करके, डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है, फैगोसाइटोसिस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा, ये भी देखो, ये यहां पर देखो, देखो कैसे पीछा कर रहा है। देखो ये मोनोसाइट कैसे पीछा कर रहा था। देखो इधर जा रहा है, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का पीछा कर रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया का पीछा कर रहा है, और देखो उसको निगल लिया, उसको खा लिया। ठीक है, ये WBC है, माने न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल भी हो सकता है, मोनोसाइट भी हो सकता है। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों इस तरह से करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कुछ मोनोसाइट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड से निकल करके टिश्यू में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ब्लड का मामला है ना। न्यूट्रोफिल, WBC कहाँ होता है? ब्लड में होता है। कुछ मोनोसाइट यानी WBC का ही एक टाइप है, मोनोसाइट्स जो बड़े बड़े होते हैं। ये मोनोसाइट्स ब्लड से निकल के टिश्यू में दाखिल हो जाते हैं, सेल्स के बीच में चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद ये काफी बड़े हो जाते हैं, वेरी लार्ज हो जाते हैं, और कई और चेंजेज उनके अंदर आते हैं। और उसके बाद अब उनको हम लोग कहते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेज बन जाता है। अब ये इसके बाद ये पूरा
सेल्स के बीच में इधर से उधर जा जा करके ईटिंग एंटीजेंस को खाना शुरू करते हैं और डेड सेल को भी खा जाते हैं, मरे हुए सेल्स को भी खा जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है इस तरह के जो मोनोसाइट्स से कहाँ होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं। तो ये सेल्स जो है जर्म्स को खाते हैं, तब तक खाते रहते हैं जब तक खुद नहीं मर जाते। उनकी एक टाइम होती है लाइफ की, एक बहुत कम एक लिमिट होती है जिंदा रहने की। तो वो जब तक लाइफ उनकी होती है वो यही काम करते रहते हैं। ठीक है, जर्म्स को खाते रहते हैं, एंटीजेंस को खाते रहते हैं, और उसके बाद ये खुद भी मर जाते हैं। और अब देखो एक और चीज सीख लो, कभी कभी देखोगे जख्म हो गया, जख्म होने के कुछ दिन के बाद यहां से सफेद रंग का, व्हाइट कलर का एक गाढ़ा ऐसा लिक्विड निकलता है, इसको पस कहा जाता है, PUS, पस, है ना, पीप निकलता है यहां से। जैसे जहां भी जख्म है वहां पर घाव वगैरह होगा, जख्म वगैरह होगा, तो देखो पक जाएगा जब, तो फिर वहां से निकलता है सफेद रंग का एक गाढ़ा पस निकलता है, पीप निकलता है। वो है क्या? वो वही WBC, वही मोनोसाइट्स जो वहां पर लड़ाई कर रहे थे, और लड़ाई करते करते वो मारे गए, खुद भी मर गए। ये जब वो मर जाते हैं तो उनका लार्ज नंबर में जब वो मर जाते हैं तो उन्हीं का वो समझ लो डेड बॉडी है, व्हाइट पस, सादा पस जो निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस। अच्छा, उसके बाद ब्लड में अभी तक हम लोग किसका किसका कारनामा देखे? न्यूट्रोफिल का और मोनोसाइट्स का। ठीक है, ब्लड में WBC और दो और भी होता है, एक है इस्नोफिल और एक है बेसोफिल। ठीक है, WBC की कई किस्में होती हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल तो हम लोग देखे कि फैगोसाइटोसिस करता है, वो दौड़ा दौड़ा के उन लोग को मारता है, खाता है। इस्नोफिल और बेसोफिल ये भी पीछे नहीं रहते हैं, इस लड़ाई में ये भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। ये क्या करते हैं? इस्नोफिल एक एंजाइम रिलीज करते हैं जो एंटीजन के सेल मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे सुराख बना देता है। देखो, एंटीजन है कोई बाहरी जरासीम जो आया हुआ है, बैक्टीरिया समझ लो, मान लो एक बैक्टीरिया है, तो ये जो इस्नोफिल है या बेसोफिल है, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं जो इसमें क्या करता है, इसके बॉडी में छेद कर देता है। और नतीजा क्या हो जाता है? तुम्हारे बॉडी में 10 छेद हो जाएगा तो क्या होगा? मर जाओगे। इनका भी वही हाल होता है, ढाई मर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बेसोफिल क्या करते हैं? ये इस्नोफिल करता है। अब बेसोफिल क्या करता है? ये एक प्रोटीन पैदा करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है हिस्टामीन। हिस्टामीन नामी प्रोटीन रिलीज करता है जो क्या करता है, ब्लड का फ्लो को बढ़ा देता है, ब्लड का बहाव को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंजरी वाली जगह पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाता है, जिसकी वजह से वहां न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल वगैरह पहुंच सके लार्ज नंबर में, बड़ी तादाद में। तो ये काम ये कर देता है। जैसे कहीं लड़ाई हो रही है, ये ऐसा है जो रास्ता क्लियर कर दिया कि जाओ जल्दी फौज पहुंचो वहां। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये भी इस्नोफिल भी काम कर रहा है, बेसोफिल भी काम कर रहा है, न्यूट्रोफिल भी काम कर रहा है, मोनोसाइट भी काम कर रहा है। WBC सारा लड़ाई में हिस्सा ले रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस।
अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों लाइन ऑफ डिफेंस के होते हुए भी हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों फेल हो जाता है, दोनों को बेवकूफ बना करके, चकमा दे करके जर्म जो है फिर भी खत्म नहीं होता है, वो बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये शुरू होता है कौन? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड एक इम्यून सिस्टम है, उतना सीधा साधा नहीं, थोड़ा सा उससे अलग हटके ये है। ये क्या है? ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार जो है, उसके अंदर ये बर्थ से, पैदाइश से ये मौजूद नहीं होता है, बल्कि वो ऑर्गेनिज्म इसको अपनी लाइफ टाइम में सीखता है, हासिल करता है। बस में यारी देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पैदाइश से है, पैदाइश के वक्त से ही वो लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो पैदाइश के वक्त से ही मौजूद है, वो पहले से कुदरत ने बना के दिया है। लेकिन वो दोनों फेल होने के बाद अब तीसरा वाला है, ये क्या है? ये एक्वायर्ड है, यानी ये पैदाइश के वक्त से मौजूद नहीं है, ये वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ उसके जिस्म में ये खुसूसियात पैदा होती हैं, वो एक्वायर करता है, नॉलेज सीखता है वो। ठीक है, जब ये दोनों पहली दो डिफेंस सिस्टम फेल हो जाती हैं, तो ये थर्ड मेथड अब अपना काम करना शुरू करता है। क्या करता है? इस बैटल में हिस्सा लेता है कौन? लिम्फोसाइट। ये एक बचा हुआ था। डब्ल्यूबीसी की एक बार फिर याद कर लो, डब्ल्यूबीसी की 5 किस्में होती हैं: इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5। तो इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये चारों सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन लोगों ने काम किया, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। बच गया कौन? लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट का काम आ गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में लिम्फोसाइट जो है, ये क्या करता है कि पहले देख लो, ये कि लिम्फोसाइट की 2 किस्में होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट सेल्स की 2 किस्में होती हैं, एक को कहते हैं टी सेल्स, एक को कहते हैं बी सेल्स, या टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी और बी। तो ये जो है, ये दोनों किस्में जो हैं, ये इन्वेडर्स को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद लड़ाई लड़ते हैं एक अलग अंदाज में। ठीक है, देखो टी लिम्फोसाइट क्या करता है। अब दोनों का लड़ने का तरीका, टी लिम्फोसाइट जो है, ये क्या करता है? ये कहां पैदा होते हैं? पहले देखो, टी लिम्फोसाइट्स पैदा होते कहां? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब तो बोन मैरो में ही पैदा होते हैं। तो ये बोन मैरो में पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद साथ साथ ये माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं कहां? थाइमस ग्लैंड में। यहां पर इस जगह ये थायराइड यहां होता है और यहां नीचे थाइमस ग्लैंड होता है। तो थाइमस ग्लैंड में ये चले जाते हैं, वहां माइग्रेट कर जाते हैं। उनका समझ लो वो स्कूल है उनका। ठीक है, वहां पैदा हुए और चले गए बोर्डिंग स्कूल में, कहां? थाइमस ग्लैंड में। और वहां पर वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका नाम है टी लिम्फोसाइट। टी फॉर, अब याद रहेगा, टी फॉर थाइमस। ठीक है, टी फॉर थाइमस। तो टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में ये रहते हैं, और ये सेल खून के साथ साथ पूरे बॉडी में आते जाते रहते हैं। इनका अड्डा वहां है थाइमस में, लेकिन ब्लड के साथ ये गर्दिश भी करते हैं, और लिम्फ वेसल्स में भी जाते हैं, ये गर्दिश करते हैं।
और जब कोई जरासीम अंदर आता है, जब कोई जर्म अंदर आता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, चार्ज में आ जाते हैं कि चलो हमला हुआ, अब लड़ना है। ठीक है। अब ये टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, देखो ये इनलार्ज इन साइज, इनका साइज बड़ा, अपना साइज को बड़ा करते हैं। ठीक है, अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद डिवाइड कर हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, और तकसीम होकर के अपने आप को बड़ा करके कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कई हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं सेल्स, और ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं? टी लिम्फोसाइट जब कहीं एक हमला हो गया, कहीं कोई अटैक हो गया, तो उस वक्त इनको जैसे ही पता चलता है तो ये क्या करते हैं, बड़े हो, अपने आप को बड़ा करके उसके बाद डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर के ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, और उसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं। ये जो ग्रुप बनाते हैं, जो अपने आप एक से डिवाइड होकर के 4 तरह के सेल बनाते हैं। देखो 4 तरह का सेल कौन कौन है? एक है, नाम देख लो, एक है किलर टी सेल्स, दूसरा है हेल्पर टी सेल्स, तीसरा है सप्रेसर टी सेल्स, और चौथा है मेमोरी टी सेल्स। 4 टी सेल्स, 4 तरह के टी सेल्स बनते हैं। ये किलर टी सेल्स क्या करते हैं? ये जाकर के एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधी उससे जाके चिपक जाते हैं, एंटीजन के साथ जाके चिपक जाते हैं। इनका नाम ही है किलर, मर्डरर। ठीक है, किलर। तो ये जाकर के वो अटैच हो जाते हैं और उनको किल देम, उन्हें मार डालते हैं। कैसे मारते हैं? उनके पास तो कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूक पिस्तौल कुछ तो नहीं है, उनके पास है केमिकल्स। ठीक है, तो अपने आप से ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि वो मर जाता है, से चिपक जाते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, मार डालते हैं। ये एक हो गया। अब हेल्पर टी सेल्स, ये क्या करते हैं? ये सेल्स, ये बी सेल्स की मदद करते हैं। अच्छा, बी सेल्स का भी जिक्र नहीं आया है, बी सेल्स अभी जिक्र आ रहा है इसके पीछे। ये हेल्पर हैं, ये बी सेल्स की मदद करते हैं। अच्छा, सप्रेसर टी सेल्स, ये क्या करते हैं? ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं आफ्टर एंटीजेंस आर एलिमिनेटेड। अच्छा देखो, अब एक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया है, सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, और सारे वो लड़ाई का माहौल है, सारे आतंकवादी मारे गए। ठीक है, लेकिन फौजी अभी भी जुनून में है, जोश में है। तो ये जो है सप्रेसर क्या करते हैं? उस माहौल को शांत करवाते हैं, सप्रेस करते हैं। सप्रेस माने दबाना, उसको सप्रेस करते हैं कि भाई लड़ाई खत्म होगी, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लड़ाई खत्म होगी। तो ये उस जो एक्टिवेटेड माहौल है उसको ये सप्रेस करके, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके उसको शांत कर देते हैं। और मेमोरी टी सेल्स ये क्या करते हैं कि ये जो बड़ा काम इनका है, जो आया था आतंकवादी, जो बाहर से एंटीजन जो आया था, ये उसका सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड अपने पास महफूज कर लेते हैं। ठीक है, ये महफूज कर लेते हैं, और उसके बाद इंतजार में रहते हैं। अगली बार अगर वही एंटीजन फिर बॉडी में दाखिल होता है तो अब इनको परेशानी नहीं होती है, उनका उसका सारा, वो कैसे मरेगा सब मालूम है इनको। तो ये दूसरों को ये करते हैं कि भाई इसका तो बस दवा ये है, ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये मार दो। ठीक है, तो ये मेमोरी में रख लेते हैं उसको। ये हो गया ये 4 तरह के टी सेल्स। अब एक आखिरी बचा हुआ है, वो है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है? बी सेल्स जो है ये बड़े होते हैं, ग्रो होते, और बोन मेरो में, ये थाइमस में नहीं जाते हैं, बोन मेरो में ही रहते हैं, इसीलिए उनका नाम है बी, बी फॉर बोन मेरो, और वो टी फॉर थाइमस। तो ये बी लिम्फोसाइट्स है। और जैसे ही
एंटीजन आता है, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड होते हैं रैपिडली, बहुत तेजी में डिवाइड होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, ये एक बड़ी तादाद बना लेते हैं अपने आप को डिवाइड करके प्लाज्मा सेल्स की। ठीक है, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, ये कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स पैदा करते हैं, जो बड़ी तादाद में अपने सेल्स बना लेते हैं, और वो सेल्स कुछ खास किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पैदा करते हैं जिनको कहा जाता है एंटीबॉडीज। देखो अब ये आया एंटीबॉडीज का नाम, और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीजन के साथ जाके चिपक जाते हैं, उसको मार डालते हैं। हो गई, ये देखो यहां पर देखो, ये है एंटीजन, एंटीजन है, और ये है उसके जवाब में ये जो बना, ये प्रोटीन जो बना उसको कहते हैं एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी बना। अब ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, जा करके एंटीजन को गिरफ्तार कर लेते हैं, एंटीजन को चिपका लेते हैं, और इस तरह ये बन जाता है, दोनों सब चिपक को पक जाता है आपस में, और ये कहलाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस फॉर एंटीजन। यहां देखो स्पेसिफिक टाइप, हर एंटीजन के लिए खास किस्म का एंटीबॉडी चाहिए, ये बनाते हैं, और इस तरह से ये सेवरल थाउजेंड एंटीबॉडीज इन ए सेकेंड, और ये बड़ी तेजी में एक सेकेंड में कई हजार एंटीबॉडीज बना देते हैं, इतनी तेजी से। ये एंटीबॉडीज जो है ये ब्लड के साथ बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ब्लड के साथ घूमते हैं, और जैसे ही ये फिर देखते हैं कि कोई एंटीजन उनके, देखो हर बात समझ लो, हर जरासीम के लिए, हर जर्म के लिए अलग एंटीबॉडी होता है। तो यानी जितनी बार भी ऐसा होगा उतने तरह के एंटीबॉडी बन जाएंगे बॉडी में, और ये सब खून में घूम रहे हैं। तो अब वैसा ही जरासीम जब भी बॉडी में दाखिल होगा तो यहाँ एंटीबॉडी मौजूद है पहले से, वो फौरन उसको गिरफ्तार कर लेगा, फौरन उसको मार डालेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तेजी के साथ इसको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर टू अरेस्टिंग ए क्रिमिनल, जिस तरह क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जाता है उसी तरह ये एंटीजन जाके चिपक जाते हैं, चिपक करके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको फेगोसाइटोसिस का हो जाता है, वो खा जाते हैं उसको, मोनोसाइट्स वगैरह इसको खा के खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से जर्म्स को कोई मौका नहीं मिलता है। तो ये हो गई जो इम्यूनिटी की पूरी कहानी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और है कि बी लिम्फोसाइट सेल्स और एक तरह के सेल्स पैदा करते हैं जिनका नाम है मेमोरी बी सेल्स। ये क्या करते हैं, ये रिमेंबर, ये पर्टिकुलर एंटीजन को याद रखते हैं, और आइंदा जब भी वो दाखिल होता है तो इनको अब परेशानी नहीं होती है, फौरन उसका एंटीबॉडी बना लेते हैं और उसको मार डालते हैं। ठीक है, मेमोरी में रख लेते हैं उसको। तो दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक। उम्मीद है ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, वीडियो बड़ा हो गया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मज़ेदार लगा होगा और अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो अगर कहीं परेशानी हुई है समझने में, वीडियो को दोबारा देखो, 2 बार 4 बार, ताकि वो क्लियर हो जाए। इम्यूनिटी कोई ऐसी बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, और मैंने जिस तरह से अभी समझाया है इस तरह से बहुत कम लोग समझाते हैं, बहुत इजी वे में। उम्मीद है कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर बंद करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, कम से कम मैंने इतनी मेहनत की तो तुम इतनी से मेहनत कर दो कि इसे एक लाइक का बटन दबा दो। और
कुछ कमेंट्स अपने कि कैसा लगा ये, और अपने तमाम दोस्तों साथियों को शेयर करो ताकि उन्हें भी फायदा हो, दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज।